हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे आदित्य पब्लिकेशन बुक का 6 चैप्टर जिसका नाम है क्रियाएं। चैप्टर 5 तक क्वेश्चंस और थ्योरी हमने कर लिए हैं। वो आपको चैनल पे मिल जाएगी वीडियोस, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और थोड़ा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। अभी मैंने जो है जल्दी ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और जो भी मुझसे गलतियां हो रही हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार भी कर पाऊँ। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जिस शब्द से या शब्द समूह से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी कार्य किया जा रहा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि देवेश दूध पी रहा है तो पिया जा रहा है ना, पीना क्या है, ये क्रिया है। अर्चना काम कर रही है तो काम करना ये क्रिया है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि आपका जो वाक्य है उसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब देवेश कर रहा है तो देवेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। अर्चना ये भी कर्ता हो गई। नीतू नाच रही है तो नीतू कर्ता हो गई, और नाच रही है ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, इसमें पी रहा है, कर रहा है, नाच रहा है, इन शब्दों से जो है किसी कार्य का बोध हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, इन्हें हम क्रिया बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, क्रिया के भेद यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। क्रिया के भेद, तो क्रिया जो है मुख्यतः 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक मुख्य क्रिया है और एक सहायक क्रिया है। ठीक है, जो मुख्य क्रिया है उसको भी हम कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे कि जो मुख्य क्रिया है उसका जो है एक मूल क्रिया होती है। ठीक है, एक व्युत्पन्न क्रिया, एक नामिक क्रिया, एक समस्त क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, एक मिश्र क्रिया। ठीक है, इनको हमने 6 पार्ट्स में बांट दिया, किसको, मुख्य क्रिया को। और उसके बाद जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया को पहले हम मुख्य क्रिया को देख लेते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया देखेंगे। ठीक है, जो मुख्य क्रिया का जो मूल क्रिया है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया आकर्मक क्रिया, एक हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, आप अच्छे से चार्ट बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सारा एक ही में कंबाइंड है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पहले तो क्रिया को हम दो भागों में बांटेंगे, एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया। फिर मुख्य क्रिया को हम 6 भागों में बांटेंगे, मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। फिर मूल क्रिया जो है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर जो अकर्मक क्रिया है उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, उसके बाद जो सकर्मक है उसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक होता है पूर्ण सकर्मक, एक होता है अपूर्ण सकर्मक। और उसके बाद जो पूर्ण सकर्मक है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म हो, उसके बाद होता है द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म हो। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए व्युत्पन्न क्रिया, जो व्युत्पन्न क्रिया है उसको भी 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, एक प्रेरणार्थक क्रिया होता है, एक व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसको भी 2 भागों में बांटेंगे, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, एग्जाम में इतना डिटेलिंग नहीं पूछा जाता है लेकिन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो मुख्य क्रिया है ये यहीं पे इतनी थी। उसके बाद जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया को हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, तो सहायक क्रिया में काल भी आ जाता है। काल ना अलग से भी एक टॉपिक है, लेकिन काल जो क्रिया का भी एक पार्ट ही है, समझिए। ठीक है, क्योंकि क्रिया का काम क्या होता है, जो कार्य हो रहा है उसको बताना। ठीक है, काल का भी काम होता है कि जो क्रिया का समय बताता है। ठीक है, उसके बाद जो काल, इसमें एक हो गया काल, एक हो गया पक्ष, एक हो गया वृत्ति, एक हो गया वाच्य। जो वाच्य होता है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो वाला, वो भी क्रिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो सहायक क्रिया है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक काल, एक पक्ष, एक वृत्ति और एक वाच्य। ठीक है, अब देखिए जो काल होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। ठीक है, और जो पक्षी होता है वो 4 भागों में बटा होता है, नित्य, शात्य और पूर्ण और स्थितात्य। ठीक है, और जो वृत्ति होता है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है अज्ञार्थक, उसके बाद होता है संभावनार्थक, उसके बाद होता है सामर्थ्य सूचक, उसके बाद होता है संकेतार्थक, उसके बाद होता है निश्चयार्थक और बाध्यता सूचक। ठीक है, ये 6 पार्ट में बटा होता है वृत्ति। उसके बाद जो वाच्य होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है, वाच्य बटा होता है हमारा 2 पार्ट में। ठीक है, एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है अकृत्यवाच्य। ठीक है, और जो अकृत्यवाच्य होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, ये हो गया, ये इसका चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं काल के बारे में। काल को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे।
तो जो काल होता है, काल की परिभाषा जानते हैं कि काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का समय बताता है, ठीक है, समय पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल का मतलब ही होता है समय, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का, कार्य कब खत्म हुआ उसका समय पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया, एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, एक भविष्य काल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी भूतकाल मतलब जो बीत चुका है समय, वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, भविष्य काल मतलब इन फ्यूचर जो भी आएगा, ठीक है। अब इनको भी देखिए कैसे बांटा गया है। जो भूतकाल है उसको 6 भागों में बांटा गया है। एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। ये 6 भागों में इसको हमने बांटा। उसके बाद आता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को हमने 3 भागों में बांटा, एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद जो भविष्य काल आता है, भविष्य काल को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, एक सामान्य भविष्य काल और एक संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अव्यय। तो अव्यय क्या होता है कि अव्यय शब्द का अर्थ ही होता है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ भी व्यय ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा व्याकरणिक कोटियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए जैसे आज है, तो आज को हम क्या करेंगे, वचन के अनुसार हम इसको चेंज नहीं कर सकते, एक वचन बहुवचन ही बना सकते हैं। आज ही रहेगा, आजो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कल है, तेज हो गया, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि, ये क्या है, ये अव्यय हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम इनमें बदलाव नहीं कर सकते लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार। आगे देखिए अव्यय तथा विकारी शब्द, इनके जो है, इनको कितने भागों में बांटा गया है ये बताया गया है। तो अव्यय एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, एक नया जो है ये टॉपिक जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक रीतिवाचक होता है, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक कालवाचक, एक परिमाणवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण। और जो संबंध बोधक होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है विभक्ति सहित, एक विभक्ति रहित, एक उभय विभक्ति, ठीक है। उसके बाद जो समुच्चय बोधक होता है उसको 2 भागों में बांटा गया, समनाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। और जो समनाधिकरण होता है उसको भी 4 भागों में बांटा गया, एक संयोजक, एक विभाजक, एक विरोध दर्शक, एक परिमाण दर्शक, ठीक है। उसके बाद जो व्याधिकरण होता है उसको बांटा गया 4 प्रकार से उसको बांटा गया, एक करणवाचक, एक उद्देश्यवाचक, एक संकेतवाचक, एक स्वरूपवाचक, ठीक है। उसके बाद है इसमें विस्मयादि बोधक। जो विस्मयादि बोधक है उसको अब देखते हैं कितने पार्ट्स में बांटा गया है। उसको 7 भागों में बांटा गया, एक हर्ष बोधक, एक शोक बोधक, एक आश्चर्य बोधक, एक स्वीकार बोधक, एक अनुमोदन बोधक, एक तिरस्कार बोधक, एक सम्मोधन बोधक, ठीक है। इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें सब एक ही चार्ट में सब सारे पार्ट्स दिए गए हैं ना, और उसको अच्छे से बनाइएगा सभी। उसके बाद देखिए जो निपात है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो निपात को ये देखिए निपात, अब इसको स्वीकृति बोधक, नकारात्मक बोधक, ठीक है, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलनात्मक बोधक और उसके बाद अवधारण बोधक और आदर बोधक, इतने भागों में निपात को बांटा गया है, ठीक है। और इसमें जो थ्योरी के लिए इतना ही था, बस चार्ट बना के समझाया गया है, ठीक है, उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया। और जो है उसके बाद क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा रूप सही हो जाएगा। तो देखिए जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्य कर्ता खुद ना करके किसी और से करवाता है उसे हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है जो मुख्य क्रिया और एक होता है सहायक क्रिया, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई। अकर्मक क्रिया किसमें है? पहला है शिशु रो रहा है, दूसरा है छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है और छात्रा लिख रही है। तो कौन सा हो जाएगा अकर्मक क्रिया? तो शिशु सो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। उसके बाद है वे अविकारी शब्द जो दो या दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बोलते हैं, जो दो वाक्यों शब्दों और दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। उसके बाद है वह पहुंचा ही होगा, ठीक है, वह पहुंचा ही होगा। इसमें से कौन सा जो है काल है? तो इसमें आसन्न भूतकाल है, वह पहुंचा ही होगा। देखिए भूतकाल में सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल वो होता है जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है, ठीक है, जैसे कि बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है, ये सामान्य भूतकाल हो गया। उसके बाद होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है, आसन्न का मतलब होता है निकट, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, ठीक है, मतलब निकट समझा जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे कि ये हमने अभी पढ़ा कि वह पहुंचा ही होगा, ठीक है, मतलब अभी भी कार्य हुआ होगा। कमल गया है, ठीक है, बच्चा आया है, ठीक है, तो ये हो गया आसन्न भूतकाल, ठीक है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, जहाँ पे क्या है कार्य भी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे कि बच्चा आ रहा था, पता नहीं आ पाया कि नहीं आ पाया, ठीक है, श्याम पत्र लिख रहा था, अब पता नहीं कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ना, तो जिसमें पूर्ण कार्य नहीं हुआ उसे बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। और पूर्ण भूतकाल तो जिसमें पूर्ण हो गया, श्याम ने पत्र लिखा था, लिख गया, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल तो क्रिया के जिस रूप से जो क्रिया का वह रूप होता है जिसमें क्या होता है भूतकाल का बोध होता है किंतु कार्य के होने में संदेह होता है, ठीक है, जहाँ पे भी संदेह बना हुआ होता है, जैसे कि बच्चा आया होगा कि नहीं आया होगा, ठीक है, ये संदेह बना रहता है, उसे हम बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। और एक होता है हेतु मद भूतकाल, उसमें क्या होता है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होती, ठीक है, किंतु किसी कारण से वह नहीं हुई, वह हेतु मद होता है, ठीक है। जैसे कि यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, ठीक है, मैं नहीं आया क्योंकि उसने पत्र नहीं लिखा, मैं आता तो लेकिन क्या हुआ किसी कारण मैं नहीं आया, तो वहाँ पे होता है हेतु मद भूतकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि है, ठीक है, अथवा क्या है? संधि है, अन्वय है, उपसर्ग है या अव्यय है, तो अथवा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो किसमें नहीं परिवर्तन होता है? तो देखिए आज्ञार्थक रूप में, ठीक है, नहीं परिवर्तित होता है। वैसे इसमें हो जाएगा अविकारी जो शब्द होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें चेंज नहीं होता है। उसके बाद है मरम वचन जब सीता बोली, पंक्ति का प्रयोग हुआ है तो उसमें कर्मवाच्य, कृतवाच्य, गलत वाक्य है या भाववाचक है, तो मरम वचन जब सीता बोली तो उसमें कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? तो दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना, कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? तो पीना यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा अविकारी कौन सा होता है? तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे विकारी होते हैं, ठीक है। अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। अव्यय समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, ये सारे विकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा जो है, थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा परिमाणवाचक, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? मंदाकिनी सोती है, बालिका पत्र लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर के हंसता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे बालिका लिख रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया किसमें है? कि मैं पुस्तक लिखता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है, श्याम सोता है, या फिर वह अपना सिर खुजलाता है, तो श्याम सोता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है? कर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मूल्य अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु कहलाती है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? योजक क्रिया हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। भविष्यकाल किसमें है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, ठीक है। उसके बाद है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये भविष्यकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए पहला है कि पिता उसे पढ़ाते हैं, अगला है कि वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, उसके बाद है अध्यापक परिश्रम कराते हैं, उसके बाद है कि राम नहीं पढ़ता है। तो देखिए इन तीनों में क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि ये काम किसी के एक इंसान दूसरे इंसान से करवा रहा है, लेकिन राम नहीं पढ़ता है तो इसमें क्या है? इसमें कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही, ठीक है। तो ये इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो छोटा बड़ा, ठीक है, 2 3, हरा पीला और राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है, संज्ञा है, ठीक है, और बल्कि ये सारे क्या है? विशेषण है। अगला कह रहा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ठीक है, श्याम निबंध लिखता है, या फिर राम मोहन को रुला रहा है। इसमें से कौन सी है जिसमें अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है राम बरस रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना खा चुका था मतलब कार्य कैसा था? कार्य जो है अभी भी नॉर्मली हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, सामान्य भूतकाल है। वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, ये क्या हो जाएगा? तो खाना खा रहा था, पता नहीं खा चुका होगा कि नहीं खा चुका होगा। तो मतलब देखिए खाना खा रहा था मतलब अभी खाना खा नहीं चुका है, अभी खा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मीरा जोर से हंसी। तो ये क्या है? इसमें कह रहा है कि क्या है, किस प्रकार की क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो देखिए ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है, जोर से हंसी, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे द्विकर्म भी नहीं, प्रेरणार्थक भी नहीं, सकर्म भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब पढ़कर क्या होगा। तो अब पढ़कर क्या होगा, तो इसमें क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा। तो खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो खाया होगा मतलब संदिग्ध भूतकाल की, हाँ खाया होगा। तो इसमें हमें पता नहीं कि खाया होगा कि नहीं खाया होगा, तो उसमें डाउट है ना, तो संदिग्ध भूतकाल है। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? सर्वदा, इतना, सर्वत्र, या फिर गलत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इतना, इतना, उतना, ज़्यादा, कम, ठीक है, ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जिसमें कुछ भी किसी क्वांटिटी के बारे में, नाप तोलने के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है क्रिया कैसा शब्द है। तो क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। उसके बाद है कि रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो धातु के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होंगे? शब्द निर्माण की दृष्टि से 2 भेद होंगे। यौगिक धातुओं की रचना के कितने भेद होते हैं? तो इसमें जो है हो जाएगा 3, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होंगे प्रयोग की दृष्टि से? 5, ठीक है। वैसे 2 होते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है, मूल धातु स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। उसके बाद कह रहा है अकर्मक का अर्थ क्या होता है? तो अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। लड़का सोता है से ये जो है वाक्य किससे संबंधित है? तो ये अकर्मक से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में क्रिया को पहचाने। तो इसमें क्रिया कौन सी है? तो देखिए उठ और पढ़ और ये काम, ये क्या है?
ये सब धातु क्रिया हैं। ये उठना, ये क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। ये इसके मूल रूप हैं, ठीक है। ये पढ़ उठ ये सब मूल रूप है, ये क्रिया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से मूल धातु को पहचान करें। मूल धातु की पहचान करें तो उसमें कौन सा मूल धातु है? तो देखिए जाना, आना, जाएं, ये क्या है, ये सब मूल धातु है। लेकिन इसमें क्या है, ये ये मूल धातु है, ठीक है। इसमें हम ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है खेलना, खिलवाना। इसमें कौन सी जो है क्रिया है? तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, खेलना खिलवाना, ठीक है। पिता ने अपनी बेटी को खेल खिलवाया, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए, कौन सी है? तो इसमें कौन सी यौगिक क्रिया, गिर पड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यौगिक मिलकर के बने हैं ना। नाम धातु कहलाती है, तो नाम धातु कौन सी कहलाती? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली, या धातु से बनने वाली क्रिया। तो नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण से बनती है, ठीक है। उसे हम नाम धातु बोलते हैं। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान कीजिए। तो मुख्य क्रिया है क्या है इसमें, जाता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक कौन सी नहीं है? तो देखिए, राम फल खाता है, सकर्मक है। डाकिया चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक है। सीता ने गीत गाया, ये भी सकर्मक है। लेकिन ये सकर्मक नहीं, राधा सोती है। क्यों सोती, कहाँ सोती है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है राम भोजन करके सो गया। तो राम भोजन करके सो गया, ये कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। देखो, करके भी है, करके, राम करके, भोजन करके सो गया, उसके पहले जो है भोजन भी उसने किया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह जाने लगा में कौन सा है, जाने लगा का आरंभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आरंभ बोधक हो जाएगा। राधा को पीट दो, अनुमति बोधक हो जाएगा। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो यहाँ पे जो है अभ्यास बोधक है, कार्य रेगुलर किया जा रहा है, तो अभ्यास बोधक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, वह क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? जहाँ पे क्रिया की इच्छा के बारे में बताया जाए तो इच्छा बोधक होगा, ठीक है, वो वाला ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मुझसे खाया नहीं जाता है। तो मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे करा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो उसमें होता है भाववाच्य, ठीक है। कृतवाचक जिसमें काम करता है, ठीक है, राम ने ये काम किया। कर्मवाचक जहाँ पे होता है कि राम के द्वारा काम किया गया। और भाववाचक जहाँ पे चला नहीं जाता है, खाया नहीं जाता, ज़्यादातर इसमें नहीं आता है। लेकिन सकर्मक जरूरी नहीं कि नहीं ही है, सकारात्मक वाक्य भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं। तो इसमें क्या है? तो यहाँ पे है पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया, ठीक है। मतलब रिपीट हो रहा है कि करती रहती हैं ऐसे काम, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो राम मोहन को मारकर भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मारकर, दूसरा भाग गया। तो यहाँ पे दो क्रिया है ना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेख लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है? कर्मवाची, ठीक है, क्योंकि लेख लिखा गया। यहाँ पे क्या है? कर्ता के बारे में नहीं बताया जाता। जहाँ पे कर्ता पे फोकस किया जाता है वहाँ पे होता है कृत्यवाचक। जहाँ पे कर्म पे फोकस किया जा रहा है वहाँ पे है कर्मवाची। यहाँ पे कर्म के बारे में बताया जा रहा है, लिखा गया, लेकिन किसने लिखा, क्यों लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी उसे हम कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या बोलते हैं? हम वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसमें 5 भेद होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पुरानी वाली आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। जो नई वाली आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसमें जो काल के भेद हैं वो दूसरे टाइप से दिए गए हैं। लूसेंट के भी थोड़ा सा अलग दिए गए हैं। इसमें जो भविष्य काल है ना, उसमें 2 ही प्रकार दिए गए हैं। उसमें थोड़ा सा और ब्रीफली बताया गया है, मतलब और ज़्यादा थोड़ा डीपली बताया गया, इसमें ब्रीफ में बताया गया, ठीक है। उसके बाद वह आया हो, तो इसमें कौन सा है? आया हो संभाव्य है, ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल है कि संभावना है शायद आया हो। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करिए, क्या है ये, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, पढ़ी है, ठीक है, पढ़ ली है मतलब उसने। अब इसमें कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करिए, क्या है? तो ये पूर्ण भूतकाल है कि राजू को पीटा था, काम पूरा हो गया भैया, मार पीट लिया। उसके बाद है लड़कियां नाचती हैं, तो क्या है? हेतु मद। लड़कियां नाचती, हेतु मद, भूतकाल, ठीक है।
अगला कह रहा है कि राजेश आए तो राम जाए। तो एक जो है दूसरे पे डिपेंड है, तो वहाँ पे है कि हेतु मद, कि हो सकता है मैं जाऊं, जब राजेश आएगा तभी हम जाएंगे, हम जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो उसमें होता है हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, उसके बाद है संभव है कि मैं कल ना आऊँ। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संभाव्य, जहाँ पे संभावना जाहिर की जा रही है वहाँ पे संभाव्य हो जाएगा। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करिए। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, गाना, मतलब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, गा। ठीक है, गाने के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद है वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। तो सहायक क्रिया क्या है, रही है। ठीक है, रही। उसके बाद चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं, तो ये कैसी क्रियाएं हैं, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। तो सकर्मक क्रिया क्या है, यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार की वाक्य है। तो इसमें कौन सा प्रकार का वाक्य है, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक है, सकर्मक है। ठीक है, अगर होता बच्चा पढ़ रहा है तो अकर्मक हो जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है पर क्या पढ़ रहा है, तो कर्म भी तो दिया, अखबार पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पूर्व अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 2 ही भेद होते हैं। तो आज के लिए जो क्रिया का सेशन था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, या इसमें 70 क्वेश्चन थे, इसमें थ्योरी क्वेश्चन हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगला चैप्टर है हमारा वो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, विकेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द जो है कल हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तो मैं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।